Hello everyone, welcome back with chapter first of 7th class NCERT. Today we will discuss about equality. जैसा कि इस सीरीज़ में आप लोगों को पता है कि हमने 6th क्लास की NCERT को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 7th क्लास की NCERT के साथ इक्वेलिटी चैप्टर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है इक्वेलिटी। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ इक्वेलिटी, इक्वेलिटी के जो लॉज हैं वो कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे इंश्योर करती है इक्वेलिटी को इंडियन सिटीजन्स को लेके। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ इक्वेलिटी। ठीक है, इक्वेलिटी का सिंपल होता है समानता। ठीक है, समानता क्या है, इक्वेलिटी क्या है। इक्वेलिटी इज द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ द सेम राइट्स, मतलब सेम एडवांटेजेस। इक्वेलिटी एक जैसे सिचुएशन किसी एक सिचुएशन में सभी को सेम राइट्स और सेम एडवांटेजेस देना, वो सारी इक्वेलिटी के एक सिंपल डेफिनेशन में हम कंसीडर करेंगे। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू अगर हम देखें तो सबसे पहले इक्वेलिटी की बात करें। इक्वेलिटी में क्या होता है, सेम राइट्स और सेम एडवांटेजेस देने होते हैं, जिसमें यहाँ पे सेम राइट्स दे दिए और सेम एडवांटेजेस फॉर ऑल, तीनों को दे दिए। ये तीनों यहाँ पे एक क्रिकेट का मैच देखने आए हैं, तो यहाँ पे मैच चल रहा है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये इनको भी देखने को अच्छे से, मतलब अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे इसको भी, लेकिन इसको नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे इक्वेलिटी है क्योंकि सभी को बराबर राइट्स और एडवांटेजेस दिए गए हैं। अभी हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का और इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग अलग है। जैसा हम देख पा रहे हैं, इक्विटी में क्या होता है कि ज़रूरत के अनुसार देना। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार, इसको ज़रूरत थी एक बॉक्स की, ठीक है, इसको इतनी एडवांटेजेस की ज़रूरत थी, इसको थोड़ी सी ज़्यादा एडवांटेजेस की ज़रूरत थी इसकी हाइट के अकॉर्डिंग। इसकी हाइट सफिशिएंट है ये मैच को देखने के लिए, तो इसको किसी भी एडवांटेजेस की ज़रूरत नहीं थी। ये हम इक्विटी के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ठीक है, इक्विटी का सिंपल मीनिंग यही होता है। अब ये भी तीनों ही सेम स्टेटा पे आ गए। ठीक है, और ये आराम से मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम रियलिटी की बात करें। अगर हम रियलिटी में देखें तो इक्विटी और इक्वेलिटी का एक अलग ही एक पर्सपेक्टिव देखेंगे। जैसे रियलिटी में क्या होता है, जिसके पास राइट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, उसके पास और ज़्यादा एडवांटेजेस होती जा रही हैं, और ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है, जैसे मैंगो पीपल, आम आदमी जो है, वर्किंग क्लास है, वो बिल्कुल ही नीचे जा रही है। ठीक है, देखो जैसे कि इसके पास, इसकी हाइट कम थी लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, इसको और ज़्यादा राइट्स और एडवांटेजेस की नीड इसको ज़्यादा है, लेकिन मिल किसको रही है, इसको। ठीक है, ये सिंपली वहीं पे खड़ा है जो यहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे इसको दिख रहा है, इसको ये तो बिल्कुल ही आगे चला गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल ही नीचे। अब हम लिबरेशन की बात करेंगे। लिबरेशन का होता है स्वतंत्र। ठीक है, फ्रीडम, जहाँ पे आज़ादी हो। यहाँ पे जो वॉल थी, यहाँ पे जो दीवार थी, उस दीवार को ही हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे तीनों ही इंजॉय कर रहे हैं, तीनों ही खुश हैं और आराम से मैच को देख रहे हैं। लिबरेशन में आएगा। तो हमने देख लिया इक्वेलिटी का, देख लिया इक्विटी एंड रियलिटी में क्या होता है, लिबरेशन का भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात की थी, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात लेके आते हैं। इसमें हम देखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट मैन इज ए साइफर। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल ऑफ ए ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवोइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसकी बात की थी। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक जो आदमी है, उसके पास, वो नॉर्मल आदमी है, उसके पास इतने राइट्स और एडवांटेजेस नहीं है, लेकिन उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी एक ब्रेव मैन जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उसकी बजाय। ठीक है, इसका सिंपली यही होगा। अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंश्योर करता है। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वेलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी को इक्वल, हर नागरिक को इक्वल ही मानता है, इक्वल ही राइट्स देता है। ठीक है, अब हम इसमें इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में क्या है, इनइक्वलिटीज आर प्रैक्टिस्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है अंडर आर्टिकल 15 कि सभी जो नागरिक है, सभी जो सिटीजन्स है, वे इक्वल कंसीडर किए जाएंगे, उनके पास, सभी के पास इक्वल राइट्स होंगे। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो इनइक्वलिटी, जो असमानताएं हैं, वे अभी भी प्रैक्टिस हो रही हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मिस्टर एंड मिसिज अंसारी। ठीक है, ये NCERT का ही एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मिस्टर और मिसिज अंसारी जो हैं, ये दोनों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं। उस सिटी में क्या होता है कि इनको हाउस रेंट के लिए एक
हाउस जो है वो रेंट पे चाहिए होता है, रूम चाहिए होता है, तो उसी के लिए ये सर्चिंग करते हैं। ठीक है, उस सर्चिंग में जब ये जाते हैं तो वहाँ पे ओनर पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो नाम में बताते हैं मिस्टर अंसारी या मिसिज अंसारी, तो वो जो ओनर होते हैं वे कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो सरनेम है वो अंसारी है, तो ही इज़ नॉन वेजिटेरियन, और उनको वे साफ मना कर देते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन को रूम नहीं देते। ठीक है, यही ये काफ़ी जगह गए, एक जगह गए, दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, इसको बिल्कुल ही हाउस मिला ही नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बेस्ड ऑन कास्ट। अब यहाँ पे इसके पास ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन है कि ये अपना सरनेम को चेंज करके और अच्छा सा हाउस रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन अगर ये सरनेम चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो डिग्निटी है, इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हार्म हो रही है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द पैरामाउंट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज पैरामाउंट। ठीक है, आगे इक्वेलिटी एंड डेमोक्रेसी इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है इक्वेलिटी और डेमोक्रेसी, जो कि चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी 3 की पिलर्स देखेंगे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या देखा था हमने, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो इलेक्टेड बाई पीपल होता है। ठीक है, इलेक्टेड बाई पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा चुना जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और इसके हम 3 की पिलर देखेंगे। फर्स्ट है पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेट करते हैं थ्रो वोटिंग। ठीक है, थ्रो इलेक्शन। सेकंड देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेटिक रिजोल्यूशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व भी करते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम 6th क्लास के चैप्टर में हमने देखा कि कैसे लैंड रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट एक ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, जिसे कहते हैं हम पटवारी, और वो सारे लैंड रिकॉर्ड्स कर रखती हैं, और जैसे ज़मीनी जो विवाद होते हैं, लैंड को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको रिजोल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। एंड थर्ड है इक्वलिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि ऑल एडल्ट्स इन आवर कंट्री हैव द इक्वल राइट ऑफ वोटिंग। ठीक है, यहाँ पे हम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी शुड नॉट बी चैलेंज। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो हमारी चैलेंज नहीं होनी चाहिए। अभी हम डेमोक्रेसी के, जैसे हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 3 पिलर देख लिए, यहाँ पे हम डेमोक्रेसी के 4 पिलर लेके आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी के 4 पिलर है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, ये 4 पिलर हैं। ठीक है, ये हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे इसको। अभी हम चलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करने। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है, यहाँ पे अगर हम देखें, ये आर्टिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हाउसवाइफ है, और ये कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट है। यहाँ पे क्या है कि सभी लाइन टू लाइन आ रहे हैं। ठीक है, लाइन टू लाइन आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है वोटिंग हो रही है। ठीक है, और ये सभी लाइन टू लाइन आके आराम से, मतलब सभी जब जिसका नंबर आएगा वो अपनी वोटिंग करके चला जाएगा। इसमें ये नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे बिजनेसमैन है, इसके पास पैसे ज़्यादा हैं तो ये सबसे पहले आके यहाँ पे वोट कर देगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी अपने लाइन टू लाइन आके, और सबको सेम ही राइट है। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का सबसे मेनली एक और पॉइंट बनता है यहाँ पे कि जैसे कि इसने एक वोट की, ठीक है, इसने भी वोट की, इसने भी वोट की, तो इन सभी की जो वोट है ना, वे बिल्कुल उनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, वो इक्वल होगी। जैसे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, इसने वोटिंग की, तो वो वोटिंग भी, वो जो वोट है वो भी एक ही कंसीडर की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी एक ही वोट कंसीडर की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो वोटिंग की तो वो 10 नंबर में काउंट की जाएगी, या मतलब कि उसकी जो वैल्यू होगी वो इससे ज़्यादा होगी, इनकी सेम वैल्यूज होगी। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये यहाँ पे लेडीज़ हैं जो कि लाइन में लगी हुई हैं वोटिंग के लिए, तो ये दोनों आपस में बात कर रही है कि ये पूछ रही है कि आप किसको वोट दोगे, ये किसको वोट देगी। जैसा कि हम देख पाते हैं कि हमारे इलेक्शंस में भी लोग ऐसे बातें करते हैं कि आप किसको वोट दोगे, आप किसको वोट दोगे। सिंपल यही है। तो ये बोल रही है कि हमारे जो एरिया में जो पाइप का काम करेगा, जो वो हमारे एरिया में जो वाटर सप्लाई का जो काम करेगा, मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगी। सिंपली सभी के अपने अपने लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब तो इक्वेलिटी, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी इन द क्लास 6 में हमने देख लिया था कि डेमोक्रेटिक क्या क्या इसके की एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। लुक द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक
गवर्नमेंट। देयर आर द 8 मेजर की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो हमने पीछे वाली क्लासेस में देखा था। दिस इज द इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वेलिटी एंड जस्टिस। इक्वेलिटी इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस द एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इक्वेलिटी व्हाट इट इज, वाई इट इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इक्वेलिटी कैसे इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, ठीक है, इसमें इस चैप्टर में हम देखेंगे। पीछे वाले चैप्टर में हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो मेजर की एलिमेंट्स थे वे देखे थे। अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेलिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इक्वेलिटी की बात करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे की पॉइंट्स मिल के आते हैं। अब हम करते हैं की एलिमेंट्स इन डेमोक्रेसी। जैसे कि इक्वेलिटी इन डेमोक्रेसी की बात करें तो इक्वेलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन डेमोक्रेसी। इक्वेलिटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। इफ पीपल ऑफ ए कंट्री आर नॉट ट्रीटेड इक्वली इट कांट बी ए ट्रू डेमोक्रेसी। इसका सिंपली मतलब ये होता है जो ट्रू डेमोक्रेसी है उसके लिए सभी को इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है, तभी हम ट्रू डेमोक्रेसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है, रिकग्नाइज करेंगे ट्रू डेमोक्रेसी। बिकॉज इक्वेलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स इंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मैंने बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू ये सिटीजन्स जो है इंश्योर करते हैं, ठीक है। विथ ऑल वर्क फॉर इम्प्लीमेंट होता है कल्याण, जो भले के लिए काम होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स में देखेंगे। अभी हम करते हैं बात इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब्स एजुकेशनल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स आर रिकग्नाइज्ड इक्वल। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में कहा गया है कि जितने भी पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी जेंडर से हो, और वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से है, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उनका प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, उन सभी को, सभी पर्सन्स को इक्वल ही ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके सभी के इक्वल राइट्स हैं। ये इंडियन डेमोक्रेसी में बात की गई है, ठीक है। अगर हम पहला पॉइंट देखें, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। इक्वल बिफोर लॉ का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी लॉ से, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सभी के लिए कानून बराबर है। यहाँ पे दो पर्सन है ए एंड बी, इनके लिए जो पनिशमेंट होगी, जो कानून होगा, वो दोनों के लिए सेम ही होगा, ठीक है। ये नहीं है कि ए अपर कास्ट से है या ये बी जो है वो किसी लोअर कास्ट से है या ये किसी और रिलीजन से है, इसका सोशल बैकग्राउंड कुछ है, इसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कुछ है, इसका कुछ है, तो उसके बेसिस पे हम इसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ का यही है कि सेम क्राइम के लिए सेम पनिशमेंट सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है। अभी हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर, रेस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसेस और रिलीजन के बेस पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ फ्री to visit all the public places like wells, roads and hospitals। जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वो सबके लिए ओपन होते हैं, उसमें कोई भी जा सकता है, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी सोशल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हो, वो सभी के लिए सेम होते हैं, सभी के लिए इक्वल राइट्स होते हैं, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। अनटचेबिलिटी अबोलिश्ड इन अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद 17 है, उसके अंडर में अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है उसको अबोलिश कर दिया गया था इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी बाई कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाई कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने अभी बात की थी, यहाँ पे अंडर आर्टिकल 17 का जो अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया गया है बाई लॉज, कानून बना के। जैसे फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो फंडामेंटल राइट्स है वे इंश्योर करते हैं हमारी इक्वलिटी को। जैसे फंडामेंटल राइट्स में अगर हम देखें तो अंडर आर्टिकल 15 राइट टू इक्वलिटी, अंडर आर्टिकल 16 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है, सभी को अपॉर्चुनिटी होती है पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, पब्लिक जॉब होती हैं जितनी भी।
बाई गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज टू प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है, जो भी डिसएडवांटेजेस जो कम्युनिटी होती है उसको ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेके चलिए, यहाँ पे एक फाइन एग्जांपल दे रखा हमारी एनसीईआरटी की बुक में, मिड डे मील स्कीम। आप लोगों ने सुना होगा, जिसने गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी कर रखी है उसको तो पता ही होगा मिड डे मील स्कीम का क्या क्या होता था वहाँ पे। तो मिड डे मील स्कीम में जैसे कि ऑब्जेक्टिव हैं, नॉर्म्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं। स्कीम्स होंगी तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसके ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं। तो सिंपली हम देखें मिड डे मील में, मिड डे मील का मेन पर्पज़ था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनका जो अटेंडेंस का जो रेशो है उसको इनहेंस करना, उसको बढ़ाना, ठीक है। और उनके जो न्यूट्रिशंस है उनको कम्प्लीटली अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें थी। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हाफ टाइम में जब स्टूडेंट्स अपने घर पे आते हैं मील करने के लिए, तो उनके पास क्या होता है कि वे हाफ टाइम में जैसे घर तो आ गए लेकिन फिर वो स्कूल वापस नहीं जा पाते। तो ये सेम जैसे मिड डे मील है, मिड डे मील स्कीम में क्या आता है कि वहाँ पे ही हमें लंच प्रोवाइड किया जाएगा, सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि पूरी क्लास के लिए एक ही मील होगा, सबके लिए सेम मील बनेगा और सब उसी मील को खाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डिस्क्रिमिनेशन को भी रिड्यूस कर रहा है। अब हम देखते हैं मिड डे मील के ऑब्जेक्टिव क्या थे। प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन दैट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, इंकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू इनरोल एट स्कूल। क्या होता है कि बच्चों को ये होता है कि हमें वहाँ पे खाना भी मिलेगा, हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, या फिर हमें हाफ टाइम में आके वापस जाने वाली जो वो है प्रॉब्लम, उसको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख के वहाँ पे इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को इनरोल करने के लिए। थर्ड अगर देखें तो टू इंक्रीज द अटेंडेंस इन स्कूल, स्कूल की अटेंडेंस को भी इंक्रीज करते हैं ताकि वे फूड सिक्योरिटी को मेंटेन, फूड सिक्योरिटी को लेके जब वहाँ पे कॉन्सेप्ट या फूड सिक्योरिटी के लेके जब बात आती है तो वहाँ पे भी अटेंडेंस इंक्रीज होने को मिलती है। नॉर्म्स देखें, प्रोवाइडिंग फ्रेशली कुक्ड, फ्रेश कुक करते हैं जो अपना हॉट एंड न्यूट्रिशियस मील्स टू ऑल स्टूडेंट्स यूजिंग एगमार्क क्वालिटी प्रोड्यूस। एगमार्क होता है, एक मार्क होता है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए देते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ फूड के बेसिस पे होता है एगमार्क, ठीक है। यहाँ पे एगमार्क क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम तो आएगी, अगर कोई स्कीम है उसके लिए प्रॉब्लम्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे। जैसे हम देखेंगे तो प्रॉब्लम लैक ऑफ द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, किचन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर किचन होगा तभी तो वहाँ पे अच्छे से काम हो पाएगा। वेस्टेज ऑफ द फूड वेस्ट बहुत सारे वेस्ट कर देते हैं, फूड कहीं खाते नहीं है, या फिर ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। या क्वालिटी ऑफ फूड का देखा जाए तो बनाने के ऊपर भी बात होती है, ठीक है। बनाने के ऊपर अगर अच्छा नहीं बना तो वेस्टेज ऑफ द फूड होगा। करप्शन इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। करप्शन इंडेक्स में भी हम इंडिया ने टॉप ही कर रखा है कुल मिला के, ठीक है। तो करप्शन का क्या है, करप्शन तो जहाँ भी हम अगर गवर्नमेंट स्कीम की बात आ जाए या किसी भी गवर्नेंस की बात आ जाए तो करप्शन तो एक मेजर प्रॉब्लम बन के आती है, ठीक है। यहाँ पे भी हम करप्शन कहीं देखा जाएगा, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल आता है उसको लेके करप्शन की एक प्रॉब्लम है। अब आता है चेंजिंग एटीट्यूड। इक्वेलिटी को लेके सोसाइटी में कैसे एटीट्यूड चेंज हो रहा है लोगों का। जैसे हम बात करें स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे और ग्रेजुअल चेंज हो रहे हैं लोगों में। अब ये नहीं है कि किसी भी पहले की तरह की कोई भी अगर आएगा, जैसे किसी भी एक्स यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ रहा है तो उससे ये नहीं है कि टीचर उससे आके ये पूछेगा कि आप किस कम्युनिटी से या आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और उसी के बेस पर को ट्रीट किया जाएगा। ये धीरे धीरे जो है आइडियोलॉजी और धीरे धीरे थॉट्स ऑफ माइंड लोगों के चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ग्रेजुअल है, लेकिन फिर भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये चेंजिंग एटीट्यूड में चेंज आ रहे हैं। अब कंटिन्यूअस स्ट्रगल, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल लेके चलें, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि कंटिन्यूअस स्ट्रगल कैसे हैं। राजस्थान का एक इंसिडेंट है, पिछले साल की ये बात है। बालोर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, राजस्थान में। वहाँ पे एक मटका हत्याकांड हुआ था, ठीक है। एक मटका हत्याकांड हुआ था जिसमें क्या होता है, एक दलित स्टूडेंट होता है, ठीक है। वो दलित स्टूडेंट
एक मटके में से पानी पी रहा है, एक हायर कास्ट का वहाँ पे उसका टीचर होता है, उसने उसको देख लिया होता है कि ये मटके में से पानी पी रहा है, तो वो हायर कास्ट वाले जो टीचर थे उसने स्टूडेंट को इस तरीके से इतने बुरी तरह से पीटा कि स्टूडेंट की डेथ हो गई। तो ये कहीं ना कहीं जो दलित स्टूडेंट है इसने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन फेस किया यहाँ पे, ठीक है, उसकी डेथ भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि कंटिन्यूस स्ट्रगल, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वेलिटी के लिए, बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेस पे, किसी भी एस्पेक्ट पे लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस स्ट्रगल अभी भी है। इक्वेलिटी इन बुक्स मस्ट रीच एट द ग्राउंड लेवल। अगर बुक्स की बात करें, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट टू इक्वलिटी फॉर ऑल है, लेकिन अगर ग्राउंड की रियलिटी देखें, ग्राउंड के बेसिस पे अगर हम देखें, जैसे कि बालोर डिस्ट्रिक्ट का मैंने एग्जांपल बताया, तो वहाँ पे हम देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इक्वलिटी जो है वो नहीं है, वहाँ पे भी अभी भी स्ट्रगल की ज़रूरत है, स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यूस स्ट्रगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इक्वलिटी जो है ना बुक्स में है, वो ग्राउंड लेवल पे भी होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड इंस्टेंसेस देखें, अगर वर्ल्ड वाइड के बेसिस पे हम बात करें तो क्या है, यूएसए में एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी है जिसका नाम रोजा पार्क है, ठीक है, ये एक ब्लैक स्किन लेडी है, ठीक है, ये अपनी ड्यूटी करके एक बस में बैठ जाती है और बस में ट्रैवल करते टाइम क्या होता है, यूएसए में उस टाइम जो बसेज होती हैं उसमें जो सीट होती हैं वे रिजर्व होती हैं वाइट पीपल के लिए। तो कोई एक वाइट पीपल आया तो रोजा पार्क को बोला कि ये जो सीट है आप इसको वैकेंट कर दीजिए क्योंकि दिस इज़ रिजर्व फॉर ओनली वाइट पीपल। वहाँ पे रोजा पार्क ने क्या किया, रोजा पार्क ने उसको सीट वैकेंट करने के लिए डिनाई कर दिया, उसको मना कर दिया कि मैं ये सीट खाली नहीं करूँगी। तो उसके बेसिस पे वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज हुए थे और वहाँ पे ही रोजा पार्क की वजह से ही वहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट आया था, ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट हुए थे। उसी के बेसिस पे 1964 में सिविल राइट्स एक्ट आया यूएसए में, ठीक है, 1964 में यूएसए में सिविल राइट्स एक्ट आया इस बस इंसिडेंट से। नेल्सन मंडेला के तो आपने सुना ही होगा, जैसे हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था, अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है, अपार्थाइड इज ए टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन द रेसेस, रंग भेद के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे भेदभाव करना, वो सारे अपार्थाइड के कॉन्सेप्ट के बीच में आएगा, ठीक है, अपार्थाइड की टर्म में आएगा। और वहाँ पे अफ्रीका में था जिसको नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल करके, नेल्सन मंडेला एक ग्रेट पर्सनैलिटी, इन्होंने बहुत सारा अपार्थाइड को लेके काम किया था और फाइनली अफ्रीका से फुल्ली अबोलिस्ट कर दिया गया था अपार्थाइड को, ठीक है। ये हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे, ठीक है। अभी हम चैलेंजेस देखेंगे, चैलेंजेस तो हैं ही, अभी भी चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस तो चलते रहेंगे इक्वलिटी को लेके, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए, ये सारी चीज़ें। स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ द ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड स्ट्रगल फॉर, ये आपको दिख नहीं रहा, मैं बोल देता हूँ, स्ट्रगल फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। यहाँ पे सभी लोगों को इक्वल कंसिडर करने के लिए, इक्वल स्टेटस के लिए और उनकी डिग्निटी को मेंटेन कर लिए अभी भी चैलेंजेस हैं, अभी भी चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट दिन पे दिन होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और हमने इसी के साथ जो हमारा 7th क्लास का जो चैप्टर है इक्वलिटी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे इक्वलिटी की बात की थी हमने, इक्वलिटी, इक्विटी, रियलिटी और लिबरेशन, ये सारी कॉन्सेप्ट को हमने देखा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात की थी। इसी के साथ हमने देखा था 3 की पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के जो पिलर हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सिंपली यहाँ पे हमने एग्जांपल देख लिया, जो मिस्टर और मिसेज अंसारी थे उन्होंने कैसे इसको लेके मतलब अपना एक कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन को देखा। इसी के साथ हम इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम इसका अपने बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने बेसिक्स को ऐसे ही क्लियर करते रहिए। अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड या पीछे वाली जितनी भी क्लासेज हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। हम आपको उसी समय आपको सोल्यूशन देंगे। और इसी तरीके से जैसे कि ये आप लोगों को पता है कि ये फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, और ये फाउंडेशन कोर्स जो हमारा है ये ऑफलाइन भी चल रहा है, ठीक है, ऑफलाइन भी है। इसका मैं एड्रेस आप लोगों को पहले भी कुछ क्लासेस में बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ। यूनिक डिजिटल कैंपस, ठीक है, यूनिक डिजिटल कैंपस, एग्रो मॉल, शॉप नंबर 44, रोहतक।
इसमें आप ऑफलाइन आके भी अपने कॉन्सेप्ट और अपना जो एनसीईआरटी कोर्स है उसको इनरोल कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें जैसे ऑनलाइन क्लासेस में हम पर डे एक चैप्टर करा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में हम अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी कि हम कैसे हम विद इन 3 मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस को कवर करा देंगे, उस हिसाब से हम क्लास को परस्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। थैंक यू।